हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवेश कुमार आप सभी का सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है उसका 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नेदली ट्रूरॉय। सो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि इस चैप्टर पर इस वीडियो लेक्चर में आपके स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने, आप इसको प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुल एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन गई है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और स्टूडेंट्स, कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमको आइडिया लगता है कि आपको कहाँ तक समझ आया है, कहाँ तक नहीं समझ आया है, और आपके डाउट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं, कम टू द पॉइंट पर आते हैं। 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो टाइटल यहाँ दिया गया चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 4 वर्ड्स में पूरी स्टोरी का जिस्ट जो ब्रीफिंग है वो कंप्राइज है। यानी कि अगर हिंदी की बात करें, सोल आत्मा, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, लेकिन यह हम चित्र से उसको कंपेयर करेंगे। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल यानी कि आत्मा का चित्र, लिखा इसको किसने स्टूडेंट्स? नेदली ट्रूरॉय ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी बुक के बाकी अदर चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट्स, आपको इसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सीखना है ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन सके। और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी स्टोरी में, यानी कि जो पेंटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ पेंटिंग होते हैं, उन पर डिस्कस किया गया है। यानी कि यूरोपियन जो पेंटर्स हैं उनकी जो पेंटिंग है वो कैसी होती हैं, और जो चाइनीज़ पेंटर है उनकी पेंटिंग्स कैसी होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या कंट्रास्ट है, क्या डिफरेंस आता है, किस प्रकार से इन दोनों के डिफरेंस को यानी कि इलिस्ट्रेट किया जाता है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीटली जो बना हुआ है बेस्ड है पेंटिंग पर, डिज़ाइन पर, चित्रकारी पर, राइट। सो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के मेन पॉइंट्स। सो स्टोरी की जो स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग में जो टाइटल बनता है स्टोरी का वो हम पढ़ रहे हैं, कंट्रास्ट द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट विद द एशियन व्यू ऑफ आर्ट। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो यूरोपियन चित्रकार जो होते हैं उनकी जो चित्रकारी होती है वो किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से वो डिफरेंट होती है किससे? जो एशियन चित्रकार होते हैं उनकी चित्रकारी से। यानी कि आप ये समझ सकते हो, जो यूरोपियन चित्रकार है उनका चित्र बनाने का जो दृष्टिकोण होता है, जो व्यू ऑफ आर्ट होता है, वो किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से सिमिलर है किससे? जो एशियन चित्रकार होते हैं उनके दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से वो चित्र बनाते हैं कैसे वो डिफरेंट होता है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही डिफरेंट व्यू मिलेंगे इसके अंदर। पहला जो है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट होगा, सेकंड एशियन व्यू ऑफ आर्ट होगा। यूरोपियन जो है स्टूडेंट्स वो वेस्टर्न जो पेंटर्स को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, और जो एशियन व्यू दिया गया है यहाँ पर जो ईस्टर्न जो पेंटर्स हैं उनको मेंशन किया जाएगा। यानी कि जो यूरोपियन जो यहाँ व्यू दिया गया है इसमें आपको वेस्टर्न पेंटर्स यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, और जो एशियन व्यू दिया गया स्टूडेंट्स यहाँ पर चाइनीज़ पेंटर्स पर डिस्कस होगा, जो ईस्टर्न पेंटर्स हैं उनका डिस्कस होगा। राइट, तो अब इस पर हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइटल रहेगा। यूरोपियन आर्टिस्ट मेक्स ए फिगरेटिव पेंटिंग। यानी कि देखिए स्टूडेंट, जो ये फिगरेटिव लिखा गया है शब्द, इसका मतलब होता है फॉर्मल, इसको आप फॉर्मल ले सकते हो, यानी कि औपचारिक। जो यूरोपियन कलाकार स्टूडेंट्स, जो वेस्टर्न जो आर्टिस्ट हैं वो मिक्स बनाता है ए फिगरेटिव यानी कि फॉर्मल पेंटिंग, चित्र। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन चित्रकारी स्टूडेंट्स, जो वेस्टर्न चित्रकारी है उसमें जो चित्रकार चित्र बनाता है वो एक फॉर्मल होता है, वो एक बाहरी आकृति को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी भी चीज़ की वास्तविकता दिखाई देती है, जैसी चीज़ वो बाहर से दिखती है वैसे ही चित्रकार उसको बनाने की कोशिश करता है। राइट, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी। इल्यूजनिस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स जादुई, यानी कि भ्रम पैदा करना, लाइकनेस ऑफ रियलिटी। यूरोपियन जो कलाकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, उनकी चित्रकारी में वास्तविकता का भ्रम पैदा होता है। वो किसी भी चीज़ का वास्तविक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, वो उस वस्तु की, उस चीज़ की जो बाहरी जो आकृति होती है उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। राइट, जबकि एशियन जो आर्टिस्ट होता है, जो ईस्टर्न आर्टिस्ट है, या फिर इसको आप चाइनीज़ आर्टिस्ट बोल सकते हो, इन एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। यानी कि वो जो आत्मा का जो सार होता है, जो आंतरिक जीवन होता है, उसके महत्व के ऊपर प्रकाश डालता है, उसके इंपॉर्टेंस को व्यक्त करता है। कहने का मतलब ये है, जो एशियन कलाकार है वो जो आत्मा का सार होता है, जो स्पिरिट होती है, जो एक आंतरिक जीवन होता है, उसको व्यक्त करता है, उसकी इंपॉर्टेंस पर बल देता है। जबकि यूरोपियन जो चित्रकार है स्टूडेंट्स, वो किसी वस्तु का जो बाहरी उसकी इमेज होती है, बाहरी जो उसका आकार होता है और उसकी वास्तविकता को वो कैप्चर करने की कोशिश करता है अपनी फ़ोटो के अंदर, अपनी चित्रकारी के अंदर। राइट,
तो आपको यहाँ तक मुझे आशा कि समझ आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। देखिएगा, नॉट ए लैंडस्केप ऑफ आउटवर्ड इमेजेस, यानी कि जो एशियन आर्टिस्ट होता है उसका जो चित्र होता है वो आउटवर्ड इमेजेस यानी कि वो बाहरी आकार को, बाहरी चित्र को व्यक्त नहीं करता। वो एक जो आंतरिक, जो इनर जो सेंस होती है, या पर आप ये मान सकते हो जो कि इनर लाइफ होती है, जो आंतरिक जीवन होता है, जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा का सार होता है, उसको व्यक्त करता है, जबकि वो बाहरी आकृति को व्यक्त नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा, ए लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का चित्र होता है। एशियन जो चित्रकार होता है उसका चित्र एक आत्मा का चित्र होता है, उस चित्र में कोई बाहरी रूप व्यक्त नहीं होता है। द राइटर गिव्स टू एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स TWO2 दो, एनेक्डोट्स का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। टू इलिस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर स्पष्ट करना, दिस डिफरेंस, यानी कि जो लेखक है यहाँ इस जो डिफरेंस है यूरोपियन आर्टिस्ट की जो कला है उसमें और एक एशियन आर्टिस्ट की जो कला है उसमें जो डिफरेंस है राइटर के अकॉर्डिंग, वो राइटर यहाँ पर उस डिफरेंस को उदाहरण देकर स्पष्ट करता है दो कहानियों के माध्यम से। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैं फिर से इसकी ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। इस स्टोरी के फर्स्ट हेडिंग में राइटर जो है वो टू डिफरेंट जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, टू डिफरेंट जो एक इमेज रखते हैं चित्र को बनाने के अपने माइंड के अंदर, उन पर डिस्कस कर रहा है यहाँ पर राइटर। यानी कि पहला है यूरोपियन आर्टिस्ट जिसको आप वेस्टर्न आर्टिस्ट बोल सकते हो, सेकंड है स्टूडेंट्स एशियन आर्टिस्ट जिसको आप ईस्टर्न आर्टिस्ट बोल सकते हो, चाइनीज आर्टिस्ट बोल सकते हो। तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट है स्टूडेंट्स, वो जो है किसी भी चीज़ का एक रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश करता है, वो एक वास्तविकता का भ्रम पैदा करता है अपने चित्र के अंदर, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का चित्र ऐसा बनाता है जैसे कि कोई वास्तविक चित्र है वो उसका। जबकि जो एशियन आर्टिस्ट है वो ऐसा बाहरी रूप व्यक्त नहीं करता, वो एक आत्मा का चित्र बनाता है, यानी कि एक सोल स्पिरिट बनाता है, एक आंतरिक जीवन को समेट कर अपने पिक्चर में डाल देता है, जिसका एक मीनिंग होता है, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अभी देखते हैं दो कहानियों से लेकर किस प्रकार से डिफरेंस क्लियर करता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो कहानी है यूरोपियन एनेक्डोट, यानी कि एक यूरोपियन आर्टिस्ट की कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग, अ ब्लैकस्मिथ नेम्ड क्विंटेन इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प। एंटवर्प का मतलब है स्टूडेंट्स मॉडर्न बेल्जियम, यानी कि एक यूरोपियन कंट्री है ये बेल्जियम। 15वीं शताब्दी के बेल्जियम में एक क्विंटेन नाम का ब्लैकस्मिथ लोहार हुआ करता था। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, जो एक चित्रकार की पुत्री के प्रेम में पड़ गया, यानी कि उसको एक पेंटर की जो लड़की थी उससे प्यार हो गया। पेंटर रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर, पेंटर ने मना कर दिया अपनी लड़की की शादी उससे करने को, यानी कि पेंटर चाहता था कि उसका सन इन लॉ एक ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए जिसको वो पसंद नहीं करता। यानी कि पेंटर का मानना था कि वो अपनी लड़की की शादी उसी से करेगा जो पेंटिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, उसी प्रोफेशन को इंपॉर्टेंस देता होगा। जबकि ये क्विंटेन कौन था? ब्लैकस्मिथ था। तो इसलिए ये नहीं चाहता था कि उसकी लड़की की शादी उससे हो। क्विंटेन सीक्रेटली वेंट इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। तो एक दिन क्या हुआ, जो क्विंटेन स्टूडेंट्स जी ब्लैकस्मिथ चुपचाप धीरे धीरे उसके जो पेंटर का जो स्टूडियो था जहाँ वो पेंटिंग बनाता था वहाँ चला गया। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पेंटिंग, यानी कि क्विंटेन जब वहाँ चला गया स्टूडियो में तो उसने पेंटर का जो लेटेस्ट पैनल था, यानी कि जिस पर उसको पेंटिंग बनानी थी पेंटर को, उसी पैनल के ऊपर क्विंटेन ने एक मक्खी का चित्र बना दिया। राइट, एक ऐसी पेंटिंग की जो बहुत रियल नजर आई। पेंटेड ए फ्लाई, फ्लाई यानी कि मक्खी का चित्र बना दिया। आर्टिस्ट टुक इट फॉर रियल फ्लाई, आर्टिस्ट ने, कलाकार ने उस चित्र को वास्तविक चित्र समझा। एंड ट्राई टू स्वाट, स्वाट का मतलब होता है हथेली से मार देना, कुचल देना। तो आर्टिस्ट ने उस लेटेस्ट पैनल के ऊपर चित्र बनाते समय उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि आर्टिस्ट के माइंड में वो चित्र जो था इतना रियलिस्टिक उसने अपनी इमेज बना ली थी कि उसको लगता था बार बार कि ये वास्तविक मक्खी है। राइट, तो उसने स्वाट करने की कोशिश की, उस मक्खी को मारने की, कुचलने की कोशिश की। ही टुक, जब उसको पता चला कि ये रियल इमेज नहीं है तो कोई चित्र बना रखा है, तो जो पेंटर था उसने टुक क्विंटेन, क्विंटेन को ले लिया एज हिज अपेरेंटिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने एक शिष्य के रूप में, नौशिष्य के रूप में। एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम, यानी कि जब पेंटर को पता चला कि ये ब्लैकस्मिथ जो है क्विंटेन, ये इतना अच्छा एक चित्रकार है कि ये किसी भी वस्तु का, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का इमेज इतना रियल बना सकता है कि इंसान जो है इल्यूजन में पड़ सकता है, तो बड़ा खुश हुआ। उसने उसको अपने स्टूडियो में एक्सेप्ट किया एक शिष्य के रूप में और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। क्रिएटेड एन इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, यानी कि वास्तविकता का
कन्फ्यूजन क्रिएट करना, वास्तविकता का भ्रम पैदा करना। क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना करना। इल्यूजनिस्टिक क्या होता है? जादू या फिर एक भ्रम पैदा करना ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का भ्रम पैदा करना। उसका जो चित्र था फ्लाई का, उसने उस पेंटर्स के माइंड में एक वास्तविकता का भ्रम पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो पेंटर था वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ उसके काम से, तो उसने अपने लड़के की शादी उससे कर दी। पेंटिंग्स ऑफ वेस्टर्न पेंटर्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी कि जो वेस्टर्न पेंटर्स हैं, जो यूरोपियन पेंटर्स हैं, स्टूडेंट देखिएगा वेस्टर्न पेंटर्स लिखा है, ये जो वेस्टर्न पेंटर्स हैं ये यूरोपियन पेंटर्स ही हैं। इनका सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट्स? कि किसी भी चित्र को वास्तविकता का रूप देना। तो इसमें क्या कहा गया है कि पेंटिंग्स ऑफ वेस्टर्न पेंटर्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जितने भी पश्चिम चित्रकार हैं स्टूडेंट्स, उन सभी का चित्र बनाने का जो सिद्धांत है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, इसी रूल पर आधारित है कि कोई भी इमेज बनाओ तो उसमें एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता का उसमें भ्रम पैदा होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे जो फर्स्ट स्टोरी है, एक यूरोपियन जो पेंटर की स्टोरी है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी, द एशियन एनेक्डोट, यानी कि एशियन कहानी, जिसमें एक एशियन आर्टिस्ट की स्टोरी हम पढ़ेंगे। फिर दोनों का इन बिटवीन हम कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज सम्राट, गॉट ए लैंडस्केप। देखिएगा ये गॉट जो है स्टूडेंट्स ये एक पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब भी वो है स्टूडेंट जिसमें हम किसी को कन्विंस करते हैं कोई काम करने के लिए, यानी कि टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। जहाँ गेट की कोई भी फॉर्म यूज होती है स्टूडेंट्स, वहाँ सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है, वो किसी दूसरे को कन्विंस करता है काम करने के लिए। इसमें चाइनीज सम्राट ने खुद कोई चित्र नहीं बनाया, उसने कन्विंस किया किसको? एक पेंटर को। लैंडस्केप पेंटेड, एक चित्र बनाने के लिए, टू डेकोरेट करने के लिए, एवॉल्व इन हिज पैलेस, यानी कि चाइनीज सम्राट ने अपने महल की, पैलेस होता महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए, एक चित्र बनाने के लिए कहा। ही एडमायर्ड द वंडरफुल माउंटेन्स, फॉरेस्ट, बर्ड्स इन फ्लाइट, मैन ऑन हिली पथ्स एंड क्लाउड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यानी कि उस चित्र में स्टूडेंट्स जो कि एक चाइनीज़ जो पेंटर था उसने बनाया, एशियन पेंटर ने बनाया, जो कि ईस्टर्न पेंटर ने बनाया, यानी कि एशियन आप कहिए, ईस्टर्न पेंटर उसको आप कहिए, या फिर आप उसको चाइनीज़ पेंटर बोल सकते, तीनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तीनों एक ही है स्टूडेंट्स। तो उसने राजा ने काफ़ी एडमायर्ड की, काफ़ी प्रशंसा की जो उस चाइनीज़, उस एशियन पेंटर ने जो चित्र बनाया था। वो चित्र में क्या बना था स्टूडेंट्स? माउंटेन्स बना रखी थी, पहाड़ियाँ, फॉरेस्ट जंगल बना रखे थे, बर्ड्स पक्षी इन फ्लाइट, उड़ते हुए पक्षी दिखा रखे थे, मैन ऑन हिली पथ्स, और पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए इंसानों के चित्र बना रखे थे, एंड क्लाउड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और आकाश में उड़ते हुए बादल के चित्र बना रखे थे। जिन चित्रों को देखकर जो चाइनीज़ एम्परर था वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और उसकी जो पेंटिंग का जो एक इन्फ्लुएंस था उसके माइंड पर काफ़ी उसने अफेक्ट किया, और राजा काफ़ी खुश हो गया, उसने काफ़ी एडमायर किया उसकी पेंटिंग का। ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, और उस पहाड़ी के तलहटी में, उस पहाड़ी के नीचे, उस चित्र के अंदर एक गुफा का चित्र बनाया हुआ था। लाइव्स ए स्पिरिट, जिसमें चित्रकार ने कहा कि महाराज इस गुफा में एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर का दृश्य महाराज इतना सुंदर है, उस चित्रकार ने कहा उस चाइनीज एम्परर को, कि किसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेट मी शो द वे, तो चित्रकार ने कहा कि महाराज मैं आपको इस गुफा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, पेंटर एंटर द केव, पेंटर जो है गुफा में प्रवेश करता है। एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और गुफा का जो प्रवेश द्वार था स्टूडेंट्स, उसके अंदर गुफा में जाने के बाद वो बंद हो गया। बिफोर द एस्टानिस्ड एम्परर कुड डू और से एनीथिंग, इससे पहले, एस्टानिस्ड का मतलब होता है हैरान, इससे पहले कि वो जो हैरान महाराज था, सम्राट था, वो कुछ कर सकता या फिर कुछ कहता, पेंटिंग हैड वैनिस्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स गायब हो जाना, फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो पेंटिंग गायब हो गई। यानी कि वो जो चित्रकार है उसने कहा कि महाराज ये जो गुफा है मैं इसमें आपको चलने का रास्ता दिखाता हूँ, इतना कहा उसने, और गुफा में एंटर किया, और जो गुफा का जो एंट्रेंस था स्टूडेंट्स उसके पीछे वो बंद हो जाता दरवाज़ा। और महाराज इससे पहले कि कुछ कह सकता या फिर वो कोई कार्य करता तो वो काफ़ी हैरान हो गया। पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और दीवार से वो पेंटिंग गायब हो गई। नो ट्रेस ऑफ द आर्टिस्ट और द पेंटिंग वॉज एवर सीन इन द वर्ल्ड अगेन, और उस टाइम के बाद से उस चित्रकारी का और उस आर्टिस्ट कलाकार का कोई भी ट्रेस, कोई चिन्ह, कोई साइन संसार में दोबारा नहीं देखा गया। यानी कि उस इमेज से, उस चित्र से, वो लास्ट चित्र था उस पेंटर का, उस चित्र के बाद, उस चित्रकारी के बाद जो महल की दीवार पर बनाई गई थी, ना उस आर्टिस्ट को दोबारा संसार में देखा गया, ना उसकी चित्रकारी देखी गई। तो स्टूडेंट्स इससे क्या समझ आता है हमको? यानी कि जो यूरोपियन पेंटर था उसने एक ऐसा पेंटिंग बनाया जिसमें कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का जो इमेज उसने बनाया, जो उसने चित्र बनाया, उसमें एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का भ्रम पैदा होता है। लेकिन जो एशियन पेंटर ने जो काम किया, चाइनीज़ पेंटर ने जो काम किया, ईस्टर्न पेंटर ने जो काम किया, तीनों एक ही स्टूडेंट्स ये,
तो इन्होंने जो काम किया वो ऐसा काम था जिसमें कि एक इनर लाइफ, एक सोल स्पिरिट का इमेज बनता है, यानी कि एक प्रकार से इंसान जो है वो आप ये मान सकते हो कि मैस्मराइज होता है, हिप्नोटाइज होता है उस चित्र को देखकर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। एक का चित्र जो है स्टूडेंट्स एक आउटसाइडर आप बोल सकते हो, जिसमें एक बाहरी फॉर्म को व्यक्त किया जाता है रियलिस्टिक बनाने के लिए, दूसरा जो है एक इनर फॉर्म को व्यक्त करता है। ऑलराइट, अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। These two anecdotes indicate the contrast between western and eastern form of landscape। यानी कि दोनों कहानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं ये इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं कंट्रास्ट, अंतर बिटवीन, बीच में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। देखिएगा स्टूडेंट्स, वेस्टर्न यानी कि यूरोपियन, ईस्टर्न यानी कि एशियन। जो कि यूरोपियन जो चित्रकारी है स्टूडेंट्स वो, और जो इसमें पढ़ा आपने एशियन जो चित्रकारी है जिसको आप बोल सकते हैं पूर्वी चित्रकारी, उन दोनों की चित्रकारी में जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है, ये दोनों कहानियाँ उसी की ओर संकेत करती हैं। राइट, देखिएगा अकॉर्डिंग टू यूरोपियन पेंटर के अनुसार, वेस्टर्न पेंटर के अनुसार, यू लुक एट द पेंटिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि यूरोपियन पेंटर का कहना है कि उसके द्वारा बनाए गए चित्र को आप उसी नज़रिए से देखो, उसी एटीट्यूड से देखो, उसी दृष्टिकोण से देखो जिस दृष्टिकोण से वो यूरोपियन पेंटर देखता है। यानी कि जब वो यूरोपियन पेंटर जो है, जो वो डिज़ाइन बनाता है, वो पेंटिंग बनाता है, तो जिस थॉट प्रोसेस के साथ, जिस इमेज के साथ वो डिज़ाइन करता है, जिस यानी कि वे ऑफ उसका लुकिंग है, या यानी कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पेंटिंग को देखने का, तो ये कहता है कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पेंटिंग को देखिए। यानी कि बोरो माई आइज, मेरी आंखें उधार ले लीजिए। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं फिर से बता देता हूँ। यूरोपियन पेंटर का कहना है कि आप उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को उसी के नज़रिए से देखिए जिस नज़रिए से वो खुद देखता है। यानी कि वो कहता है कि आप मेरी आंखें उधार ले लो, जिन आंखों से मैं देखता हूँ, मन की आंखों से, उन आंखों से आप इस चित्रकारी को देखिए, ऐसा वो बोलता है। ऑलराइट, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट गिव यू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि चाइनीज़ पेंटर बोलता है कि तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से चित्र को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस चित्र को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको देखने का रास्ता बता देता हूँ, आप इसमें जिस भी एंगल से चाहो इसमें प्रवेश कर सकते हो, जिस भी नज़रिए से देखना चाहो इसको देख सकते हो, इसमें आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह डिफरेंस क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। यूरोपियन पेंटर ने कहा कि आपको मेरी पेंटिंग देखने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना होगा, मेरी आंखें उधार लेनी होंगी, बोरो माई आईज, जैसा मैं देखता हूँ वैसा आपको देखना होगा। जबकि चाइनीज़ पेंटर बोलता है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, अपने एटीट्यूड से देखिएगा, आपको समझ आएगी। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर एंड लुक हिज पेंटिंग फ्रॉम एनी एंगल यू लाइक। और चाइनीज़ पेंटर, ही कौन है यहाँ पर? चाइनीज़ पेंटर जो है चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग में प्रवेश करें, उसको देखें, उसकी पेंटिंग को जिस भी एंगल से चाहे आप उसमें प्रवेश कर सकते हो, उसको देख सकते हो। प्रवेश करने का मतलब स्टूडेंट्स कोई प्रैक्टिकल वहाँ वॉकिंग नहीं करना होता, यानी कि अपनी मन की आंखों से, अपनी जो आपके कंसेप्चुअल, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके द्वारा जब आप उस इमेज के अंदर आप यानी कि विजिट करते हो, उसको देखते हो, आप पॉइंट टू पॉइंट उस पर फोकस करते हो, तो उसी को ये कह रहा है कि आप उसमें एंटर करो। राइट, तो आप किसी भी एंगल से एंटर कर सकते हो चाइनीज़ पेंटर की पेंटिंग में, उसमें कोई बैरियर नहीं होता है, कोई समझने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि यूरोपियन पेंटर को की जो पेंटिंग है उसको समझने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको 1, 2, 3 बार वॉच कीजिएगा, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, 3 एलिमेंट्स इन ए चाइनीज़ लैंडस्केप। यानी कि जो चाइनीज़ जो चित्र है स्टूडेंट्स, उसमें 3 तत्व हैं। यानी कि जो चाइनीज़ जो चित्र है उसका जो बेस है, 3 जो है पिलर आप बोल सकते हो। फर्स्ट द माउंटेन, सेकंड द वाटर एंड लास्ट द अनपेंटेड वाइट स्पेस। यानी कि चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी पेंटिंग को कंप्लीट करने में। पहला आपको मिलेगा माउंटेन यानी कि पहाड़ी के चित्र मिलेंगे, दूसरा आपको वाटर का चित्र मिलेगा, और थर्ड मिलेगा आपको अनपेंटेड वाइट स्पेस। यानी कई बार ये होता है कि जो कलरफुल जो डिज़ाइन होता है उनके बीच में जो वाइट स्पेस होता है वो अपने आप में इन इटसेल्फ एक इमेज का फॉर्म होता है, यानी कि एक चित्र के फॉर्म में वो होता है। ऑलराइट, ऐसा नहीं होता है कि वाइट स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, वाइट स्पेस का अपना अलग से एक इम्पोर्टेंस होता है उसके अंदर, उस पेंटिंग को एक नया आकार देने के लिए, नया आयाम देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो माउंटेन में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्टिकल, यानी कि माउंटेन क्या होती है? लंबवत होती है, आकाश की तरफ जाती है, स्टेबल स्थिर होती है, एंड वार्म और सूर्य की रोशनी में गर्म होती है। यानी कि माउंटेन के फीचर बताए हैं, वर्टिकल, स्टेबल एंड वार्म। उसके बाद वाटर, वाटर हॉरिजॉन्टल यानी कि समतल होता है, कूल ठंडा होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी के समानांतर होता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर वो रेस्ट कर रहा है।
द फेमिनिन एस्पेक्ट, और वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नारी जातीय पहलू होता है। जो ये माउंटेन स्टूडेंट्स वो क्या है, एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, एक पुरुष जातीय पहलू माना गया है। माउंटेन को पुरुष जातीय पहलू माना गया है, और जो वाटर स्टूडेंट्स उसको नारी जातीय पहलू माना गया है। द अनपेंटेड वाइट स्पेस, जो बिना पेंट के जो वाइट स्पेस होते हैं उसको मिडिल वॉइड, वॉइड का मतलब होता है शून्य, उसको मध्य शून्य बिंदु माना गया है। वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर अंतःक्रिया होती है, यानी कि माउंटेन एंड वाटर के जो बीच में मिडिल वॉइड होता है, जो अनपेंटेड वाइट स्पेस होता है, उसको स्टूडेंट्स एक इंटरेक्शन पॉइंट माना गया है, जो कि इन दोनों चित्रों के बीच में, दोनों पार्टों के बीच में इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करवाता है स्टूडेंट्स, राइट। आप ये मान सकते हो कि एक चाइनीज़ पेंटिंग में जितना इंपॉर्टेंस माउंटेन के चित्र का होता है, वाटर के चित्र का होता है, उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा अनपेंटेड वाइट स्पेस का होता है, जिसकी वजह से वो पेंटिंग जो है उसको एक नया आयाम मिलता है। और इसका एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, इन प्राणायाम अल्सो, जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्राणायाम के अंदर जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, और लास्ट में हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, इन बिटवीन जो प्रोसेस होती है ब्रेथ होल्ड करने की, सांस को रोकने की, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत ज़्यादा। यानी कि प्राणायाम करते समय जितना इंपॉर्टेंस ब्रीद इन और ब्रीद आउट का होता है, उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस ब्रेथ होल्ड करने का होता है। तो वही इंपॉर्टेंस यहाँ एक इसमें चाइनीज़ पेंटिंग में बताया गया है कि जितना इंपॉर्टेंस माउंटेन का है, वाटर का है, उतना ही इंपॉर्टेंस, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अनपेंटेड वाइट स्पेस का है, जो उस पेंटिंग को नया रूप देता है। ऑलराइट, आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। द वेस्टर्न पेंटर नेवर कंसिडर दिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन देयर लैंडस्केप पेंटिंग। लेकिन जो वेस्टर्न पेंटर होते हैं स्टूडेंट्स, जो यूरोपियन पेंटर हैं, वो इस प्रकार के जो आत्मिक पहलू होता है, आध्यात्मिक पहलू होता है जो चित्रकारी का, उसके बारे में विचार नहीं करते। कहने का मतलब है, इतनी गहराई से जो चित्रकारी का जो एक आत्मिक पहलू होता है, उस पर ये जो वेस्टर्न पेंटर होते हैं, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, वो विचार नहीं करते, वो उसको इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, राइट। देखिए कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का कंक्लूजन है स्टूडेंट्स इन 2 लाइन्स के अंदर, जो मैंने अभी तक पढ़ा है आपको। द चाइनीज लैंडस्केप इज़ ए लैंडस्केप ऑफ इनर लाइफ एंड सोल, यानी कि जो चाइनीज चित्र होता है, जो एशियन जो चित्रकार होते हैं, जिनके चित्र होते हैं, या फिर आप ईस्टर्न जो चित्रकार होते हैं, उनके जो चित्र होते हैं, वो स्टूडेंट्स इनर लाइफ, एक आंतरिक जीवन और एक आत्मा का सार व्यक्त करते हैं। अब देखिए, द वेस्टर्न लैंडस्केप इज़ मियरली फिगरेटिव, जो वेस्टर्न लैंडस्केप होता है, यानी कि एक जो यूरोपियन चित्रकार होता है, जो उसके चित्र होते हैं, वो स्टूडेंट्स एकमात्र केवल, फिगरेटिव का मतलब होता है फॉर्मल, औपचारिक होते हैं, बाहरी रूप को व्यक्त करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ मैंने 2 लाइनों में पूरा कंक्लूजन यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने रख दिया है कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, जो कि एशियन पेंटर्स के जो लैंडस्केप हैं, जो कि ईस्टर्न जो पेंटर्स उनके लैंडस्केप हैं, वो व्यक्त करते हैं इनर लाइफ और सोल, आंतरिक जीवन और आत्मा का सार। जबकि जो वेस्टर्न लैंडस्केप है स्टूडेंट्स, जो कि यूरोपियन पेंटर्स के जो चित्र हैं स्टूडेंट्स, वो एक फॉर्मल, फिगरेटिव का मतलब होता है फॉर्मल, वो एक फॉर्मल बाहरी फॉर्म को व्यक्त करते हैं, बाहरी रूप को व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, यानी कि वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए, और वो पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। पहला, स्टडी ऑफ द वर्ड लैंडस्केप, यानी कि जो टाइटल स्टूडेंट्स आपका लैंडस्केप, अब इस वर्ड का हम अध्ययन करते हैं कि लैंडस्केप एक्चुअल में होता क्या है। द वर्ड लैंडस्केप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ये जो शब्द स्टूडेंट्स लैंडस्केप, ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला यांग और दूसरा स्टूडेंट्स येन। यांग और येन ये चाइनीज वर्ड है स्टूडेंट्स, इन दोनों से मिलकर बना है लैंडस्केप शब्द। माउंटेन इज यांग, यानी कि यांग क्या है स्टूडेंट्स, अपना इंग्लिश वर्ड बनाए तो, ये चाइनीज है तो इंग्लिश वर्ड बनाए तो माउंटेन को बोलते हैं यांग। एंड वाटर इज येन, और येन जो है एक चाइनीज वर्ड है तो इंग्लिश का बनाए तो वाटर बनता है। माउंटेन रीचेज वर्टिकली, माउंटेन जैसे कि आपको पता है कि वो लंबवत है, आकाश की तरफ जाती है, टुवर्ड्स हेवन। स्टेबल, स्थिर होती है, ड्राई होती है, वार्म इन द सन, और धूप में सूखी गर्म होती है। वाटर इज ऑरिजेंटल, पानी जो स्टूडेंट्स वो समतल होता है, पृथ्वी के धरातल के समरूप होता है। एंड रेस्ट्स ऑन द अर्थ, और पृथ्वी की सतह पर वो रेस्ट करता है। फ्लूइड, उसका फीचर क्या है, वो तरल होता है, मॉइस्ट नमी होती है, कूल ठंडा होता है। येन इज द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी कि येन क्या है स्टूडेंट्स, वो एक विश्व की, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उसका नारी जातीय, उसका नारी जातीय एक ग्रहणशील पहलू है। आप समझिए इसको, येन जो है वो रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है, फेमिनिन एस्पेक्ट है, नारी जातीय पहलू है, किसका, यूनिवर्सल एनर्जी, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का। जबकि जो यांग स्टूडेंट्स वो एक्टिव है, मैस्कुलिन है। यांग क्या है, माउंटेन,
जो चुस्त है और पुरुष जातीय पहलू है। येन क्या स्टूडेंट्स? वाटर, जो कि ग्रहणशील है और नारी जातीय पहलू है विश्व की ऊर्जा का। बिसाइड्स यांग एंड येन, यानी कि यांग और येन के अतिरिक्त देयर इज अ थर्ड एलिमेंट, यहाँ तीसरा एलिमेंट भी है। यानी कि एक चाइनीज़ पेंटिंग की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर। वहाँ मैंने डिस्कस किया चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ मैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स के साथ आया हूँ जो यांग और येन है। माउंटेन और वाटर हमने पीछे डिस्कस किया था, अनपेंटेड वाइट स्पेस डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ माउंटेन को यांग बोला गया है, वाटर को येन बोला गया है। इसी के बिहार पर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और लैंडस्केप वर्ड एक्चुअल में क्या है? वो टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि माउंटेन का और वाटर का, यांग और येन का। माउंटेन वाटर आप समझ सकते हो, लेकिन पेपर में यदि यांग और येन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये बताना बहुत ज़रूरी समझा आपको। तो उसके बाद इसमें कहा गया है कि इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो एक तीसरा पॉइंट और भी होता है, एलिमेंट और भी होता है। वो कौन सा है? द मिडल वॉइड, यानी कि मध्य शून्य, जो कि अनपेंटेड वाइट स्पेस होता है। उसका इंपॉर्टेंस उतना ही होता है जितना कि प्राणायाम के अंदर, यानी कि हम जो ब्रेथ होल्ड करते हैं उसका होता है। क्योंकि प्राणायाम के अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो वॉइड पॉइंट होता है, जो कि एक मिडल वॉइड होता है, वो ब्रेथ होल्ड होता है। उसी प्रकार से जो चाइनीज़ पेंटिंग होता है उसका जो मिडल वॉइड होता है वो अनपेंटेड वाइट स्पेस होता है। राइट। What is called art brut? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है स्टूडेंट्स, इसी के बिहार पर भी क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आ सकता है। आर्ट ब्रूट, जिसको आप बोल सकते हो रॉ आर्ट या फिर आउटसाइडर आर्ट बोल सकते हो। राइट। तो व्हाट इज कॉल्ड आर्ट ब्रूट? आर्ट ब्रूट किसे कहा जाता है? रॉ आर्ट क्या है, यानी कि अधूरी कला क्या है, बाहरी कला क्या है? फ्रेंच पेंटर जीन डूफे, यानी कि एक फ्रेंच का चित्रकार था स्टूडेंट, जिसका नाम था जीन डूफे। उसने ओरिजिनेटेड, उत्पन्न किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940। 1940 में फ्रेंच का जो चित्रकार था स्टूडेंट, जिसका नाम था जीन डूफे, उसने इस विचार को, आर्ट ब्रूट का जो विचार है, इसको उत्पन्न किया था, लोगों के सामने लेकर आया था। नो राइट टू बी आर्टिस्ट, यानी कि आर्ट ब्रूट वो लोग होते हैं, उन लोगों की कला होती है, उन लोगों को माना है इस फ्रेंच पेंटर ने कि जिन लोगों के पास कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता। नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जिसके पास कोई औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं है कलाकार होने की, येट हैव द टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वो एक प्रतिभाशाली है, एक कलात्मक अंतर्दृष्टि उसके पास है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है एक कलाकार होने की, जिसको पास कलाकार होने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई इसके पास डिग्री नहीं है उस चीज़ के लिए, राइट, फिर भी वो व्यक्ति यदि टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, एक आर्टिस्टिक इंसाइट यानी कि इसमें कलात्मक जो अंतर्दृष्टि है, तो वो कलाकार किस कैटेगरी में रखा जाएगा? आर्ट ब्रूट, रॉ आर्ट, आउटसाइडर आर्ट, उसको ये जो एक डिग्री उसको दी जाएगी, उसको माना जाएगा। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, एक नॉलेज होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और एक हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, ज़्यादा इसकी वैल्यू मानी गई है किसी भी फील्ड में आप लेकर चलिएगा। यदि थ्योरेटिकल नॉलेज हमको है सिर्फ, प्रैक्टिकल हमने कभी नहीं किया है, तो उसका भी कोई स्कोप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। तो इसमें कहा है कि जो आर्ट ब्रूट जो नॉलेज होती है, जो आर्ट ब्रूट जो क्वालिटी है एक आर्टिस्ट के अंदर, तो वो क्या होती है? वो एक रॉ आर्ट होती है, उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, राइट, लेकिन उसमें प्रतिभा होती है, वो उस काम को जानता है, तो उसको भी हम आर्टिस्ट मानते हैं, लेकिन आर्ट ब्रूट की कैटेगरी में उसको हम डाल देते हैं। रॉ आर्टिस्ट डज नॉट वर्क, यानी कि अधूरा कलाकार। आर्ट ब्रूट मीन्स रॉ आर्टिस्ट, अधूरा कलाकार जिसके पास सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पूरी फैसिलिटी भी नहीं है, कोई थ्योरेटिकल उसके पास डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इस प्रकार की, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति डज नॉट वर्क विद ब्रश एंड पेंट्स, वह ब्रश और रंगों से काम नहीं करता है। जब वो अपना काम करता है तो ब्रश और रंगों से नहीं करता है। ही वर्क्स विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वह काम करता है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से वो अपना काम कर लेता है, डिज़ाइनिंग का, चित्रकारी का, पेंटिंग का। ए टीन एंड ब्रोकन डाउन कार, यानी कि फ्रॉम ए टीन एंड ब्रोकन डाउन कार, एक टीन से लेकर किसी गाड़ी के टूटे हुए पार्टों तक भी वो अपनी चित्रकारी में उनको यूज़ कर लेता है और उन्हीं को एक नया आयाम देता है, एक नया रूप दे देता है, जो कि उसकी चित्रकारी को काफ़ी सुंदर बना देते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि महंगे से महंगे जो कलर होते हैं वो, या फिर महंगी से महंगी जो ब्रश होती है उसी के द्वारा चित्र बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्टेज मानी जाती हैं, जिनको हम रिसाइकल्ड मटेरियल्स बोल देते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके द्वारा भी अपने चित्र को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और देखिए, चित्रकारी करना, पेंटिंग करना ही एक चित्रकार का कार्य नहीं होता। यानी कि कहीं भी कोई भी एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर देना एक ऐसी जगह पर जहाँ यानी कि कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई वो चीज़ें उसके यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं है, फिर भी वहाँ एक बहुत सुंदर दृश्य बना देना भी एक चित्रकार की कला होती है।
तो ये था स्टूडेंट्स आर्ट ब्रोट। ऑलराइट, अभी देखिएगा लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिहार पर फाइनल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अशिक्षित प्रतिभाशाली, यानी कि ये किस प्रकार का एक फ्रेज यहाँ लिखा गया कि अनट्यूटर्ड जीनियस, यानी कि एक अशिक्षित भी है प्रतिभाशाली भी है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की एजुकेशन जो होती है वो डिग्रीज, डिप्लोमाज, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती है। एजुकेशन एक रियल क्वालिटी होती है, एक इनर सेंस होती है, एक एटमॉस्फेयर, सोसाइटी और उसका एक जो अपना जो परसेप्शन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अपना एक आप ये मान सकते हो कि नेचुरल जो एक टैलेंट होता है, एक जो नेचुरल उसके अंदर जो वो चीज़ होती है जो कि उसको बाकियों से डिफरेंट करती है, तो वो एक जीनियस व्यक्ति कहलाता है। जीनियस होने के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जीनियस होने के लिए अपनी जो सोल स्पिरिट की जो साउंड होती है, वॉइस होती है, उसको सुनना होता है और कार्य को करने के लिए एक जो डेडिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो दिखाना होता है। ऑलराइट, एक कॉमन सेंस जिसको आप बोल सकते हो, इंटेलिजेंस यूज़ करनी होती है। तो नेकचंद स्टूडेंट्स भारत का एक ऐसा ही महान कलाकार हुआ है जिसका जन्म हुआ था 1924 में और डेथ हुई थी 2015 में। इन्होंने एक ऐसा ही रॉक गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, वहाँ विजिट किया होगा। चंडीगढ़ के अंदर एक रॉक गार्डन यानी कि चट्टानों से बना हुआ एक गार्डन है जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है। राइट, क्लीनिंग ए लिटिल पैच ऑफ जंगल, तो उसमें नेकचंद ने जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया था। मेड ए स्प्लेंडिड गार्डन, वहाँ एक बहुत ही शानदार गार्डन उन्होंने बनाया विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी कि पत्थरों से और टूटे फूटे सामान से। रिसाइकल्ड मटेरियल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जब कोई चीज़ बनाई जाती है किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए और जब वो चीज़ उस पर्पज़ के अनुकूल नहीं रहती है, यानी कि उस पर्पज़ को पूरा करने में वो चीज़ असमर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है उस कार्य के लिए, तो उस चीज़ का प्रयोग किसी दूसरे कार्य के लिए कर लेते हैं, तो उसको रिसाइकल्ड बोल देते हैं। राइट, तो टूटी फूटी जो सामान था, टूटे फूटे जो गाड़ी के जो हिस्से थे, उनका प्रयोग करके, पत्थरों का प्रयोग करके उन्होंने एक इतना सुंदर रॉक गार्डन बनाया स्टूडेंट्स कि बहुत ही बढ़िया, जिसको एक पैराडाइज का नाम दिया गया है। राइट, ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज आर्टिस्टिक स्किल, यानी कि उसको विश्व भर में बहुत अधिक सम्मान मिला। उसका जो कलात्मक जो निपुणता थी, उसकी जो कि अपूर्व कलात्मक निपुणता थी, उसके लिए उसको काफ़ी सम्मान भी मिला। लेकिन नेकचंद की साइट में सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है कि वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, कि लोग मेरे बागीचे को देखें, उसमें वॉकिंग करें, चहलकदमी करें और मेरी जो रचना है, जो मैंने बनाया है, उसका एंजॉय करें, आनंद लें उस चीज़ का। तो ये उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड उसने माना है। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी, आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स, तो यू हैव राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स, ओके, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम स्टूडेंट्स। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।